अगर किसी व्यक्ति के मौलिक अधिकारों का हनन होता है, इनकी फंडामेंटल राइट्स का हनन होता है, तो वो सीधा सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट जा सकता है। और इसके तहत सुप्रीम कोर्ट क्या करता है, अनुच्छेद 32 के तहत 5 प्रकार के रिट जारी करता है। और हाई कोर्ट क्या करता है, अनुच्छेद 226 के तहत 6 प्रकार के रिट जारी करता है। और हेलो एवरीवन, वेलकम टू सिंधु क्लासेस फॉर क्विज। इस वीडियो में हम टॉप 10 क्वेश्चन का एक जो क्विज है वो डिस्कस करेंगे। इससे पहले 9 क्विज अपलोड कर दिए गए हैं, ये 10वां क्विज है और इसी के साथ आपके 100 क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा लोक नृत्य झारखंड में किया जाता है, बताइए। तो इसका सही आंसर होगा सरहुल। सरहुल जो डांस है वो झारखंड में किया जाता है। ना केवल सरहुल बल्कि पाइका जो डांस है वो भी झारखंड में होता है। और पाइका विद्रोह आपको पता होना चाहिए उड़ीसा में हुआ था। इसी के साथ सरायकेला छऊ डांस जो है वो भी झारखंड में किया जाता है। और ये यूनेस्को की जो मानवता की अमूर्त विरासत है उसमें शामिल है 2010 से। सरायकेला छऊ, एक्चुअली तीनों छऊ ही इसमें शामिल है, लेकिन सरायकेला छऊ जो है वो झारखंड का है। इसके अलावा झारखंड में धुमकाच किया जाता है और फगुआ किया जाता है। फगुआ बिहार और झारखंड दोनों में होता है। तो ये सारे डांस जो है झारखंड के हैं। और एक झूमर भी काफ़ी फेमस है झारखंड का। सारे डांस जो है झारखंड के हैं। इसके अलावा अगर आप देखें ऑप्शन ए में बाउल लिखा है, तो बाउल पश्चिम बंगाल का एक लोकप्रिय डांस है, ये भी काफ़ी फेमस है। बारडो छम जो है वो अरुणाचल में होता है। और गोटीपुआ उड़ीसा का सबसे अच्छा यानी कि एक फेमस डांस है गोटीपुआ। आगे बढ़ते हैं। संविधान सभा के किस नेता ने संवैधानिक उपायों के अधिकार को भारतीय संविधान की आत्मा और हृदय कहा था? तो इसका राइट आंसर बताइए। तो इसका राइट आंसर होगा BR अम्बेडकर। अम्बेडकर साहब ने ऐसा कहा था कि संवैधानिक उपायों के जो अधिकार है वो भारतीय संविधान की आत्मा है और हृदय है। इसके तहत देखिए, अगर किसी व्यक्ति के मौलिक अधिकारों का हनन होता है, इनकी फंडामेंटल राइट्स का हनन होता है, तो वो सीधा सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट जा सकता है। और इसके तहत सुप्रीम कोर्ट क्या करता है, अनुच्छेद 32 के तहत 5 प्रकार के रिट जारी करता है। और हाई कोर्ट क्या करता है, अनुच्छेद 226 के तहत 6 प्रकार के रिट जारी करता है। और ये 5 रिट तो आप जानते होंगे, जैसे बंदी प्रत्यक्षीकरण हो गया। अगर किसी व्यक्ति को अवैध तरीके से बंदी बनाया गया है और उसके मौलिक अधिकारों का हनन हुआ है, तो सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर देता है कि उसको पेश किया जाए। तो ये होता है बंदी प्रत्यक्षीकरण अधिकार रिट। और दूसरी होती है जैसे परमादेश। परमादेश जो है वो अगर कोई लोक प्राधिकारी या सार्वजनिक संस्था अपने कर्तव्यों का उचित ढंग से पालन नहीं करती है और इससे किसी के फंडामेंटल राइट्स का हनन होता है, तो ये रिट जारी की जाती है। और तीसरी होती है प्रतिषेध लेख। इसमें क्या होता है कि जो उच्चतर न्यायालय होता है वो अपने से निम्नतर न्यायालय के विरुद्ध जारी करता है। जैसे सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट के विरुद्ध जारी करता है और हाई कोर्ट जो है वो जिला न्यायालय के विरुद्ध जारी कर सकता है। इसमें क्या होता है कि जो सुनवाई के बाद अगर कोई फंडामेंटल राइट्स का अगर कोई केस है तो फिर ये जारी की जाती है। चौथी होती है उत्प्रेषण। ये भी वैसे ही है, उच्चतर न्यायालय निम्नतर न्यायालय के विरुद्ध जारी करता है, लेकिन फ़र्क है। प्रतिषेध लेख जो ये है ये जारी की जाती है जब सुनवाई हो जाती है, सुनवाई कंप्लीट हो गई तब ये जारी की जाती है। और उत्प्रेषण में क्या होता है, सुनवाई के दौरान ही उच्चतर न्यायालय निम्नतर न्यायालय के विरुद्ध ये रिट जारी करती है। और 5वीं रिट होती है अधिकार परीक्षा लेख, यानी कि अगर कोई लोक सेवक या लोक प्राधिकारी बिना योग्यता के अवैध तरीके से कोई पद ग्रहण करता है तब ये जारी की जाती है। और हाई कोर्ट एक अतिरिक्त रिट जारी करती है, इसे बोलते हैं इजेक्शन। और इसमें अंतरिम राहत दी जाती है, यानी कि कानूनी अगर अधिकारों का हनन हुआ है तो भी हाई कोर्ट जो है वो रिट जारी कर सकती है।
जबकि सुप्रीम कोर्ट केवल फंडामेंटल राइट्स के लिए रिट जारी करती है। तो आई थिंक आपको थोड़ा क्लियर हुआ होगा। अब आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, 49वां समानांतर रेखा किन दो देशों के बीच एक अंतर्राष्ट्रीय सीमा है? बताइए। तो इसका सही आंसर होगा यूएसए और कनाडा। यहाँ देखिए, ये 49 डिग्री अक्षांश रेखा है, तो इसी कारण इसको 49वां समानांतर रेखा कहते हैं। तो कुछ बहुत ही लंबी वैसे ये अंतर्राष्ट्रीय सीमा है जो दो देशों के बीच है। इसके बाद देखिए, आगे जो 5 ग्रेट लेक्स हैं वो यूएसए और कनाडा की सीमा का निर्धारण करते हैं। जैसे यहाँ सुपीरियर है, मिशिगन है, ह्यूरोन है, इरी है और ओंटेरियो है। जो इरी और ओंटेरियो है इसके बीच ही नियाग्रा फॉल है, जो नियाग्रा जलप्रपात आप बोलते हो वो यहीं पर है। ये भी काफ़ी पूछा जाता है। तो इरी झील का पानी जब ओंटेरियो झील में गिरता है तो ये जलप्रपात बनता है। अगला क्वेश्चन देखिए, विश्व विरासत स्थलों में कालका शिमला रेलवे किस वर्ष विश्व विरासत स्थल में शामिल हुई थी? तो देखिए, भारत में जो रेलवे हैं 3 प्रकार की रेलवे है जो विश्व विरासत स्थल में शामिल है। जैसे कि दार्जिलिंग हिमालयन रेलवे है, 1999 में सबसे पहले ये शामिल की गई थी। उसके बाद नीलगिरी को शामिल किया गया था, नीलगिरी पहाड़ी रेलवे, ये 2005 में विश्व विरासत स्थल में शामिल हुई थी। और कालका शिमला रेलवे है वो 2008 में विश्व विरासत सूची में शामिल हुई थी। इसके बाद देखिए, अगला क्वेश्चन है, चीनी यात्री फाहियान किस गुप्त शासक के समय भारत आया था? तो फाहियान जो है चंद्रगुप्त द्वितीय के समय भारत आया था। और चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में नवरत्न भी रहते थे, जैसे कि कालिदास। तो इसका आंसर होगा मॉन्ट्रियल। मॉन्ट्रियल जो कनाडा का शहर है वहाँ पर है एंटी डोपिंग एजेंसी का हेडक्वार्टर। और ये वर्ल्ड एंटी डोपिंग एजेंसी क्या करती है, जो दवाइयाँ प्रतिबंधित होती है, अगर कोई खिलाड़ी उन दवाइयों का सेवन करता है तो उसको फिर ये प्रतिबंधित कर देती है, उस खिलाड़ी को 2 साल के लिए या 3 साल के लिए प्रतिबंधित कर देती है। तो यही काम होता है वर्ल्ड एंटी डोपिंग एजेंसी का। और इसके अलावा मॉन्ट्रियल में और भी हेडक्वार्टर है, जैसे कि ICAO इंटरनेशनल सिविल एविएशन ऑर्गेनाइजेशन का हेडक्वार्टर मॉन्ट्रियल कनाडा में है। और IATA का हेडक्वार्टर भी मॉन्ट्रियल कनाडा में है। इनकी इंटरनेशनल एयर ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन, इसका हेडक्वार्टर भी मॉन्ट्रियल में है। तो ये वायुयान से संबंधित 2 हेडक्वार्टर भी मॉन्ट्रियल में है और वाडा का हेडक्वार्टर भी मॉन्ट्रियल में है। तो नैरोबी में भी एक इम्पोर्टेंट हेडक्वार्टर है, आई थिंक आपको पता हो, मैंने जिक्र भी किया था, UNEP यूनाइटेड नेशंस इन्वायरमेंट प्रोग्राम। इसी के जो स्थापना होता है 5 जून 1972 को ये बना था। तो 5 जून को हम पर्यावरण दिवस इसी कारण मनाते हैं। न्यूयॉर्क में UNDP का हेडक्वार्टर है, यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम। वहीं ब्रुसेल्स बेल्जियम की राजधानी है, इसमें तो काफ़ी हेडक्वार्टर्स हैं, जैसे कि नेटो का हेडक्वार्टर है ब्रुसेल्स बेल्जियम में। और WCO वर्ल्ड कस्टम ऑर्गेनाइजेशन का हेडक्वार्टर भी ब्रुसेल्स में है। इंटरनेशनल डेयरी फेडरेशन का हेडक्वार्टर भी ब्रुसेल्स में है। और इंटरनेशनल वर्ल्ड स्टील एसोसिएशन का हेडक्वार्टर भी ब्रुसेल्स में है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस कब मनाया जाता है? सोचिए। तो देखिए, अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस 12 मई को मनाया जाता है। और इसी से मिलता जुलता है, कंफ्यूज मत करना, वर्ल्ड मिडवाइफ डे, इनकी जो मिडवाइफ डे होता है
मिडवाइफ्स डे, जो महिला बच्चे के जन्म में सहायता करती है उसको मिडवाइफ्स बोलते हैं। तो ये 5 मई को होता है अंतर्राष्ट्रीय मिडवाइफ डे। और 5 मई को विश्व स्वच्छता दिवस भी मनाया जाता है। तो स्वच्छता पर काफ़ी जोर है, तो ये भी ध्यान रखिए। और इसमें देखिए तो 11 मई को राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस होता है। क्यों होता है प्रौद्योगिकी दिवस? क्योंकि इस दिन हमने 11 मई 1998 को पोखरण में परमाणु परीक्षण किया था, इस कारण मनाते हैं 11 मई को। और 26 मई ये इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि स्विट्ज़रलैंड में जब पहली बार APJ अब्दुल कलाम जी गए थे तो इस देश ने अपना राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाना शुरू किया था। तो ये भारत के लिए गर्व की बात है कि 26 मई को स्विट्ज़रलैंड अपना राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाता है। आगे बढ़ते हैं। वैक्सीन की खोज सबसे पहले किसने की थी? सोचिए, 4 ऑप्शन है, वो चारों ही वैज्ञानिक इंपॉर्टेंट है। तो देखिए, वैक्सीन की खोज सबसे पहले एडवर्ड जेनर ने की थी। एडवर्ड जेनर ने सबसे पहले चेचक की वैक्सीन बनाई थी। तो ये एडवर्ड जेनर जो थे ये UK के निवासी थे और चेचक की वैक्सीन इन्होंने डेवलप की थी। वहीं देखें तो जोनास साल्क जो हैं इन्होंने पोलियो का टीका बनाया था। पोलियो का टीका बनाया था जोनास साल्क ने, और ये USA के थे। और अलेक्जेंडर फ्लेमिंग इन्होंने क्या बनाया था? इन्होंने पेनिसिलिन की खोज की थी, पेनिसिलिन। और ये स्कॉटिश वैज्ञानिक थे, स्कॉटलैंड के थे। और वहीं विलियम रुटेंजन, ये एक्सरेज की खोज जो है इन्होंने की थी, विलियम रुटेंजन ने। और इसके लिए इन्हें फिजिक्स का पहला नोबेल पुरस्कार भी मिला था विलियम रुटेंजन को। ये भी आपको ध्यान में रखना है। आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, दूध के निकालने के लिए कौन सा हार्मोन उत्तरदायी है? सोचिए। तो इसके लिए सही आंसर जो होगा वो होगा ऑक्सीटोसिन हार्मोन। ऑक्सीटोसिन हार्मोन जो है वो दुग्ध स्त्राव और जो प्रसव पीड़ा होती है, प्रसव पीड़ा जिस समय बच्चा पैदा होता है उस समय प्रसव पीड़ा होती है, उसके लिए उत्तरदायी होता है। इसीलिए इसको बर्थ हार्मोन भी बोलते हैं, बर्थ हार्मोन ऑक्सीटोसिन हार्मोन को। और मिल्क इजेक्शन हार्मोन भी बोलते हैं। तो 2 नाम इसके होते हैं। वहीं वृद्धि हार्मोन ये होता है STH यानी कि स्टोमेटोट्रोपिक हार्मोन, ये वृद्धि के लिए उत्तरदायी होता है। हड्डियों की वृद्धि इसी के कारण होती है। और प्रोलैक्टिन हार्मोन ये महिलाओं में दुग्ध ग्रंथियों का निर्माण, इनकी दूध वाली ग्रंथियां जो होती है वो इस हार्मोन के कारण बनती है। और दुग्ध किस हार्मोन के कारण निकलता है? तो वो ऑक्सीटोसिन हार्मोन के कारण निकलता है। इंसुलिन आप जानते ही होंगे, बताने की ज़रूरत नहीं है, मधुमेह में काम आता है ये। और जिसको मधुमेह हो जाता है उसको इंसुलिन के टीके लगाए जाते हैं। अगला देखिए, कर्क रेखा भारत के किस राज्य से नहीं गुजरती? सोचिए। तो इसका सही आंसर होगा उत्तर प्रदेश से नहीं गुजरती। अगर आप भारत को देखें तो जैसे आप अगर भारत का नक्शा बनाएंगे तो भारत के किन राज्यों से गुजरती है मैं आपको भी बताता हूँ। जैसे गुजरात से गुजरती है सबसे पहले, उसके बाद राजस्थान से गुजरती है, उसके बाद मध्य प्रदेश से गुजरती है। कुल मिला के 8 राज्यों से गुजरती है मध्य प्रदेश। उसके बाद छत्तीसगढ़ से गुजरती है, उसके बाद झारखंड से गुजरती है, फिर पश्चिम बंगाल से। तो कितने हो गए? 1 2 3 4 5 6 और 2 राज्य है पूर्वोत्तर की, जिसमें है एक त्रिपुरा और एक है मिजोरम। तो इन राज्यों से जो है कर्क रेखा गुजरती है। आई थिंक अब आपको क्लियर हो गया होगा। राजस्थान से शुरू होके मिजोरम तक 8 राज्यों से ये गुजरती है। और अगर आप देखें तो मानक समय रेखा जो कि 82.5 डिग्री होती है, तो ये मध्य प्रदेश से भी गुजरती है और छत्तीसगढ़ से भी गुजरती है। तो याद रखिए, कर्क रेखा और भारत की मानक रेखा ये 2 राज्यों से गुजरती है, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़। इन दोनों से दोनों ही रेखाएं गुजरती है, मानक समय रेखा और कर्क रेखा। इसी के साथ ये जो हमने शुरू किया था 100 क्वेश्चन का क्विज, ये कंप्लीट होता है। ये 100 क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आपको कैसे लगे वीडियो के कमेंट में ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।